नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो फैसले सही हैं या गलत। उन फैसलों का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं। हमारे उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो सकती है। इसलिए सफलता हासिल करने के लिए सही फैसला लेने की क्षमता जीवन में बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस बुद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वो उनकी समस्या का समाधान अवश्य करते थे। वो हर किसी की समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते और समझते। उसके बाद कुछ देर के लिए वो आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से विचार करते और उसके बाद उसका समाधान कर देते थे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिससे ये समस्या का समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वही समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से ये पूछ भी लिया कि क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन न हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वो चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और गांव की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर ये योजना बनाई कि वो लोग आज रात इसी घर में ठहरे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं और उस बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन अब रात हो गई है और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनंती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली
उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि ये हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे तब तक मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने न आए। वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को तुम लोगों को दूंगी, और वैसे भी तुम लोग तो सुबह यहाँ से चले जाओगे। मैं तुम्हें सुबह ही ये पोटली थमा दूंगी। वो धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है, और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वो अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया, और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वो बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन योजना बना ली थी कि वो किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र भी उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वो बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा पानी मांगकर लाता हूँ। बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वो तीनों मित्र उसे वहाँ से जाने की अनुमति दे देते हैं। वो बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचकर कहता है, माताजी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करता है और पूछता है, लाऊं? उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वो हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। फिर क्या था, बूढ़ी औरत उसके झांसे में आकर पोटली उसे पकड़ा देती है और वो बदमाश पोटली लेकर वहां से चला जाता है। बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वो कहाँ गया? इस पर बुढ़िया कहती हैं, क्या वो पानी पीने आया था? पर वो तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमने भला कब कहा? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वो पोटली लेकर जा चुका है। तभी तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वो पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनकर उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरे दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वो पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी, जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वो चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा राजा का। ये आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है
और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती हैं, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई धन कमाता है। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपा करके मुझ पर रहम करें। बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी और ये सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? कैसे मैं उन लोगों का धन उन्हें लौट पाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे करूं? कहाँ से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेंगे। वैसे भी मेरी ही गलती है जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक पोटली किसी को नहीं थमानी है। फिर मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अभी वो बूढ़ी औरत ये सोच ही रही थी, तभी उसे एक संत मिला जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते थे। बूढ़ी औरत को परेशान देखकर संत ने कहा कि तुम क्यों परेशान हो? उन्हें देखकर बूढ़ी औरत रोते रोते अपनी सारी परेशानी बता देती है। वो कहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सारा धन कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने गलत किया है, उनका फैसला गलत है। बूढ़ी औरत चुप होकर सोचती है, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? आज तक उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं किया है। संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। तभी वो संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वो राज दरबार में जाकर राजा को ये कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वो वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार राजा से बड़ी कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वो गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा ने गुस्से में आकर उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वो संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? अगर उन संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लेकर आओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर बाद संत राज दरबार में हाजिर थे और सभी लोगों को प्रतीक्षा थी सही फैसले की। संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वो गलत है? इस पर साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो ये केवल 3 हैं, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। यदि ये बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो ये अपना वादा तोड़ देगी और ये सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि ये लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस ले आए। राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा संत से पूछता है, आपने इतना सटीक निर्णय कैसे लिया? तो राजा से संत कहते हैं कि आप मामले की गहराई पर नहीं गए, इसीलिए आप गलत फैसला कर गए। अगर आपने मामले की गहराई को जाना होता तो आप भी इसी नतीजे पर आते। दोस्तों, जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। अब आप ही सोचिए, जल्दबाजी का फैसला बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। कभी कभी हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वो फैसला सही हुआ
तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वो फैसले छोटे हो या बड़े, वो ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, उस समाधान से आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। यदि हम कम बोलना शुरू करें और भीतर से शांत हो जाएं, तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको ये साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग अत्यधिक बोलते हैं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अत्यधिक बोलकर वो मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद ब खुद कम बोलते हैं, और तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। बेकार की बकबक से हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, जिसे हम चाहे तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।